गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलएलबी थर्ड ईयर के स्टूडेंट को मैं यहाँ पे सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो सब टीचर्स हैं, सब टीचर्स भी अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप ध्यान से उनको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मेरी कोई क्लास आपकी क्लास में नहीं थी, और फिर भी मैंने ये क्लास आपके लिए आपसे इंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्लास रखी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ये क्लासेज पसंद आ रही होंगी, और उम्मीद ये है मेरी कि आप बढ़िया नंबर लाएं, एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आएँ। हमने पिछली जो क्लासेस थी उन क्लासेस में हमने बात की थी कि अपराध शास्त्र क्या है, अपराध शास्त्र की परिभाषा, अपराध शास्त्र विज्ञान है या नहीं है। हमने पूरी तरह से जो आपके अपराध शास्त्री हैं उन अपराध शास्त्रियों के विचारों को शामिल करते हुए आपको इन टॉपिक्स के बारे में कोशिश की है बताने की। और अगली बात हमने की थी अपराध शास्त्र की विषय वस्तु और इसका विस्तार क्षेत्र। तो इनमें से ये बेस वाले जो क्वेश्चन जितने भी हैं वो बेस वाले क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं। अब हम अगर बात करें कि अपराध शास्त्र हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो अपराध शास्त्र का जो महत्व है उसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप इनको ध्यान से टू द पॉइंट्स आप कोशिश करें कि हर एक पॉइंट आपको दिमाग में फिट हो जाए, तो कोशिश आपको करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपराध शास्त्र का जो महत्व है इसका अर्थ क्या है। अर्थ का मतलब है सीधा सा ये कि अपराध शास्त्र का मानव समाज के अध्ययन और आधुनिक समाज के विकास और पुनर्निर्माण में योगदान। तो ये है अपराध शास्त्र का महत्व, मानव समाज के अध्ययन करना, मानव समाज का अध्ययन करना और आधुनिक समाज के विकास और पुनर्निर्माण में योगदान देना। तो आधुनिक समाज के विकास और पुनर्निर्माण में क्या योगदान है अपराध शास्त्र का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अपराध शास्त्र क्या करता है? अपराध शास्त्र मानव व्यवहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। अपराध शास्त्र मानव व्यवहार से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण विषय इस कारण से बन जाता है। अपराध नियंत्रण के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, जो विधायिका का काम होता है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, विधायन बनाता है, तो कानून बनाने का काम विधायिका का होता है। और वो जो कानून है, कानूनों का निर्माण किया जाता है अपराध नियंत्रण के लिए। कानून क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कोई अपराध अगर हो जाता है तो उस अपराध के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। वर्तमान समय की बात करें तो अपराध एक ज्वलन समस्या है। हम कहीं भी, अगर आप घर पे बैठे हैं, टीवी खोलते हैं तो टीवी में जो खबरें आती हैं आप उसको सुनते हैं, अखबार में आप देखते हैं कि किसी की हत्या कर दी, चोरी कर ली, लूट कर ली, डकैती कर ली, भ्रष्टाचार कर लिया और दुर्व्यवहार, दुराचार, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं हम रोज़ अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनते रहते हैं। तो ये ज्वलन समस्या है, अपराध ज्वलन समस्या है। वर्तमान समय में नवीनतम वैज्ञानिक का ज्ञान का उपयोग भी कर रहे हैं हम इस समय। जो हमारे पास नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान है उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए नवीनतम
ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। जैसे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं अपराधी के, तो फिंगरप्रिंट से अपराधी की पहचान हो जाती है। इसके अलावा कई तरह के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, वो वैज्ञानिक टेस्ट होते हैं, लेकिन वो अपराध को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए ही किए जाते हैं। तो हम नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने से भी नहीं हिचकिचा रहे, पूरी तरह से इनका उपयोग कर रहे हैं। अब महत्व में सबसे पहला जो महत्व है वो है मानव ज्ञान में सहायक। अब मानव ज्ञान में कैसे सहायक है? तो मानव ज्ञान में सहायक है, इसका मतलब है सीधा से देखो कि मानव समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। अगर मानव समाज की बात करें तो मानव समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है और अपराध शास्त्र इसकी व्याख्या करता है। इस व्यवस्था की व्याख्या अपराध शास्त्र करता है और व्याख्या के साथ साथ समाज विरोधी कार्यों पर भी प्रकाश डालता है कि समाज विरोधी कार्य कौन कौन से हैं, इनके ऊपर भी प्रकाश डालता है। तो इस तरह से ये जो मानव ज्ञान में है वो सहायक है। दूसरा, अपराधी समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण। दूसरा महत्व क्या है? अपराधी समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण। तो अपराध शास्त्र क्या है? अपराध एवं अपराधियों का अध्ययन। अपराध और अपराधियों का अध्ययन। अब वो अध्ययन वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक अध्ययन से मतलब है क्रमबद्ध, सूक्ष्म और गहन अध्ययन। और इसके साथ साथ परिस्थितियों और घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। भाई अपराधियों का तो अध्ययन किया जाता है अपराध शास्त्र के अंतर्गत, लेकिन इसके साथ साथ परिस्थितियों और घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब ये जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां क्षेत्रीय नहीं होती हैं, रीजनल नहीं होती हैं, क्षेत्रीय न होकर सार्वभौमिक होती है। जो भी परिस्थितियां सार्वभौमिक होती हैं। समाज को विशिष्ट संस्थाओं और समितियों का ज्ञान कराती है। ये जो परिस्थितियां हैं ये क्या करती है? समाज को विशिष्ट संस्थाओं और समितियों का ज्ञान कराती है कि समाज में विशिष्ट संस्थाएं हैं और समितियां हैं, उनका ज्ञान कराती है। जैसे धर्म है, परिवार है, अर्थव्यवस्था आदि का आपराधिक परिस्थितियों में संबंध स्थापित करती है कि अपराधी परिस्थितियां जो है, अपराधी की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में संबंध किसका? धर्म, परिवार, अर्थव्यवस्था का संबंध स्थापित करती है। ये इन इकाइयों का वैज्ञानिक ज्ञान अपराधियों की संख्या में कमी लाने में सहायता करता है। इस प्रकार से इन जो इकाइयां हैं धर्म, परिवार, अर्थव्यवस्था, तो इन इकाइयों का वैज्ञानिक ज्ञान अपराधों की संख्या में कमी लाने में सहयोग करता है। तीसरा महत्व है समाज में स्थिरता के लिए। ये स्थिरता यहाँ पे जड़ता नहीं है। स्थिरता एक तरह से जड़ता नहीं है जो एक जगह जड़ हो जाए, वो स्थिरता की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। टू एस्टेब्लिश सॉलिडिटी इन सोसाइटी। स्थिरता का मतलब जड़ता न होकर परिवर्तनों की सामाजिक मूल्यों के साथ अनुरूपता है। स्थिरता का मतलब जड़ता नहीं है, ये परिवर्तनों के साथ, परिवर्तनों की सामाजिक मूल्यों के साथ, जो परिवर्तन होते हैं समाज में उनका सामाजिक मूल्यों के साथ अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब एडजस्टमेंट, ढलाव, तो ये अनुरूपता है। तो जड़ता न होकर परिवर्तनों के सामाजिक मूल्यों के साथ अनुरूपता है। अब एक तथ्य हमारे सामने आता है, समाज की गतिशीलता के साथ ही अपराध बढ़ते हैं। जैसे समाज गति में आता है, प्रोग्रेसिव होता है, विकास करता है, तो समाज में विकास करता है तो विकास के साथ साथ अपराध बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं अपराध? आप खुद महसूस करें कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है, समाज के पास अपने संसाधनों का पर्याप्त मात्रा होती है, तो ऐसी हालत में वो फिर कोशिश ये होती है कि लालच जब आता है तो लालच के चक्कर में और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को देखते हैं कि दूसरों के पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, तो
तो इस तरह से हम तुलना कर लेते हैं। गतिशीलता समाज की हुई है, समाज ने गति की है, और गति करने के साथ लोगों में समृद्धता आई है। समृद्धता आने से जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो आलसी हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, तो वो उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे पास भी इनके जैसा हो, इनकी जैसी सुख सुविधा मुझे भी मिले। तो वो वैसे इतनी मेहनत तो कर नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो अपराधी बन जाता है। तो ये यहाँ पे समाज की गतिशीलता के साथ ही अपराध बढ़ते हैं। अपराध तब होते हैं जबकि व्यक्ति परिस्थितियों और दशाओं के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है। परिस्थितियाँ और दशाओं के साथ अनुकूलन अगर कर लेता है तो अपराध नहीं होते हैं। अगर अनुकूलन नहीं कर पाता है तो फिर अपराध बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा। आपने गिरगिट देखा है। गिरगिट को जब वो मिट्टी में चलता है, मिट्टी के ऊपर चल रहा है, तो उसका कलर मिट्टी के जैसा हो जाता है। जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो उस पेड़ के कलर जैसा हो जाता है। जब वो पेड़ के पत्तियों में चढ़ता है तो पत्तियों के जैसा हरा रंग हो जाता है। इस तरह से वो फलों के पास होता है तो फल जैसा रंग अपना बदल लेता है। उसमें ऐसी विशेषता होती है कि वो अपने शरीर का रंग बदल सकता है। अगर वो अनुकूलता नहीं दिखाएगा उस परिस्थिति के हिसाब से, जो परिस्थितियाँ उसके सामने हैं, जो दशाएं उसके सामने हैं, अगर उसके अनुसार वो अनुकूलन नहीं करेगा, अपने को नहीं ढालेगा, तो कोई भी दूसरा जानवर उनको देख लेगा उसको और उसका शिकार कर लेगा। वो अपने शिकारियों से बचने के लिए ही ये अपनाता है। यहाँ पे हम मानव जीवन के लिए बात करें तो मानव जीवन में परिस्थितियाँ और दशाएं बदलती रहती हैं। हर किसी व्यक्ति की परिस्थिति और दशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती है। परिवर्तन के साथ साथ वो अपने आप में अनुकूलन नहीं कर पाता है तो फिर वो अपराध को जन्म देता है। अपराध उस स्थिति में होते हैं। अब ये समझे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसी दुकान चला रहा था जो कि बंद पड़ी है, खोलने का आदेश नहीं है, वो बंद ही है, तो उसको दिमाग लगाना चाहिए इस समय परिस्थितियों के हिसाब से कि सब्जियों को बेचने के लिए कोई यानी सुबह से शाम तक का पूरा टाइम उसके पास है, वो बेच सकता है अगर रेडी पर ठेले पर ले जाके बेचता है तो इसलिए यहाँ पे अगर वो जो काम वो उसका काम था और वो काम अभी इस समय नहीं चल रहा, तो ये काम अगर उसने शुरू कर दिया है तो वो परिस्थितियों से तालमेल बिठा लेता है, अनुकूलता कर लेता है। यहाँ पर बात आती है कि अपराधों के बारे में कि व्यक्ति परिस्थितियों और दशाओं के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है, जब उस समय अपराध होते हैं। तो अपराध होने का कारण है परिस्थितियों और दशाओं के साथ अनुकूलनता न कर पाना। चौथा महत्व है सामाजिक प्रगति में सहायक, सोशल डेवलपमेंट में सहायक। कैसे? अपराध शास्त्र अपराध के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन के द्वारा समाज से अपराध प्रवृत्ति को नष्ट करने में मदद करता है। अपराध शास्त्र का काम क्या है? अपराध शास्त्र ये करता है कि अपराध के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है और अपराध के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके समाज से अपराध प्रवृत्ति को नष्ट करने में सहायता करता है कि समाज में से अपराध प्रवृत्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। इस प्रकार समाज को स्वस्थ बनाकर उसे प्रगति की ओर उन्मुक्त करता है। समाज को स्वस्थ बनाकर और उसे प्रोग्रेस की तरफ दिशा दिखाता है, उसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। ये काम है अपराध शास्त्र का। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में सारा जो संसार है प्रगति की दौड़ में है, विकास करना चाह रहा है। पूरा विकास, जो विकसित देश है वो भी और आगे बढ़ना चाहता है, जो विकासशील देश है
वो विकसित बनना चाहता है, और जो अविकसित देश है वो विकासशील देश बनना चाहता है। इस तरह से पूरा जो संसार है वो पूरा का पूरा संसार का हर व्यक्ति विकास की ओर उन्मुख है, विकास करना चाह रहा है। तो जी जान से वो जुटा हुआ, पूरी कोशिश कर रहा है अपनी कि वो विकास करेगा। सादगी संपन्न लोग जो हैं, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। जो सादगी संपन्न व्यक्ति है, जो कि ग्रामीण परिवेश को छोड़ देता है और ग्रामीण परिवेश को छोड़कर वो शहरी परिवेश में चला जाता है, शहरी जीवन की चमक दमक को अपनाता है, गांव को छोड़ देता है और शहर में चला जाता है चमक दमक देख के। और जाना उसका उचित भी है कि गांव में उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शहर में जाएगा तो उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार तो जरूरी है, इसलिए वो शहरों की तरफ भागता है। तो शहरों की तरफ इसलिए भागता है कि ताकि उसको रोजगार मिल सके, और निरंतर शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो कि जो कस्बे थे वो नगर बनते जा रहे हैं, जो नगर थे वो महानगर बनते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये जनसंख्या ही तो क्राइटेरिया होता है इसका। जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से उसका स्तर बढ़ता जाता है। तो जनसंख्या का जो दबाव है शहरों में बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण लोग आके शहरों में रहने लग जाते हैं। वो आते हैं केवल रोजगार के लिए, और रोजगार करते हैं तो वहीं वो निवासी बन जाते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। यद्यपि नए नए उद्योग नित्य प्रति बढ़ भी रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। रोज नए नए उद्योग खुल रहे हैं, इंडस्ट्रियां खुल रही हैं, और ये नए नए खुलने वाले जो उद्योग हैं जो रोज बढ़ रहे हैं, ये भी उद्योग शहरों की जनसंख्या में आई जो बाढ़ है उसको रोजी रोटी देने में सक्षम नहीं है। जो भी बाढ़ आई है जनसंख्या के शहरों में, तो उसको रोजी रोटी देने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध अगर देखा जाए वो आपराधिक दर में वृद्धि से है। यहाँ पे इस चीज़ को, जो गूढ़ चीज़ है उसको आप समझने की कोशिश करें कि उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं रोज रोज शहरों में, और वो उद्योग धंधे स्थापित होने के बावजूद भी शहर में जो जनसंख्या का दबाव बढ़ा है उसको रोजी रोटी देने में वो सक्षम नहीं है। अब आप विचार कीजिए, जो व्यक्ति रोजगार विहीन है, जिसके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, वो क्या करेगा? वो अपराध ही करेगा। रोजी रोटी उसको चलानी है, अपने परिवार का पेट भरना है, तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा और इस तरह के अपराध करेगा जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। इसलिए क्या आपराधिक दर में वृद्धि हुई है। यहाँ पे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है आपराधिक दर में वृद्धि उसी हिसाब से होती है। अब ऐसी परिस्थितियों की बात करें तो ऐसी परिस्थितियों में अपराध शास्त्रियों का यह सबसे बड़ा दायित्व बनता है इस परिस्थिति में कि वे इन विषम परिस्थितियों में अपराध वृद्धि के कारणों का पता लगाएं। पहले काम तो अपराध शास्त्री क्या करें कि इस समय जो अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अपराध वृद्धि के कारण हैं, उनका पता लगाए और उसका पता लगा के उसका सॉल्यूशन, उसका निदान भी सुझाए और सामाजिक प्रगति में आने वाले अपराधों की रुकावट को दूर करें। जो सामाजिक प्रकृति है, सोशल डेवलपमेंट जो है, सामाजिक विकास जो है, उस सामाजिक विकास में आने वाले अपराधों की रुकावट को दूर करें। ये अपराध शास्त्रियों का गुरुतर सबसे बड़ा दायित्व यहाँ पे बनता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी बन गई तो पांचवा महत्व है जीवन स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड, उसको किस तरह से ये अपराध शास्त्र उन्नत बना सकता है।
तो यहाँ पे समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना एक चीज, और मानव जीवन स्तर को ऊंचा बनाना, ये दो चीजें हो गई। एक तो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना और दूसरा मानव जीवन के स्तर को ऊंचा बनाए रखना। ये अपराध शास्त्र अपराध नियंत्रण के प्रभावशाली सुझावों के द्वारा हो सकता है। यानी अपराध शास्त्र अपराध नियंत्रण के प्रभावशाली सुझावों के द्वारा अपराधियों को अपराध त्याग कर उन्नत जीवन मूल्य की प्रेरणा दी जा सकती है। अब अपराध शास्त्रियों का यहां भी एक कर्तव्य आ जाता है। अपराध शास्त्रियों का बहुत बड़ा दायित्व होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा दायित्व यहाँ पर डाला गया है कि अपराध शास्त्री और अपराध शास्त्र, यानी कि जो अपराध शास्त्र का अध्ययन करेगा वो अपराध शास्त्री होगा। यहाँ पर मेन चीज़ हम अपराध शास्त्र की बात कर रहे हैं, महत्व अपराध शास्त्र के दिए जा रहे हैं। तो अपराध शास्त्र का काम क्या होता है? अपराध नियंत्रण के प्रभावशाली सुझाव ये देकर अपराधियों को अपराध त्याग कर अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देना। ये काम कौन कर सकता है? ये अपराध शास्त्री काम कर सकता है। अपराध शास्त्र ये काम कर सकता है जिससे कि जीवन स्तर को उन्नत बनाने में सहायक भी है। ये जो अपराधी हैं, अपराधियों को इस तरह से प्रेरित किया जाए, नियंत्रण के प्रभावशाली जो उपाय हैं, सुझाव हैं, उनके द्वारा और उनको इस तरह से प्रेरणा दी है, मोटिवेट किया जाए अपराधियों को, ताकि वो अपराध करने से बचें, अपराध न करें। छठा पॉइंट है महत्व के लिए व्यक्तिगत संगठन में सहायक। व्यक्तिगत संगठन, अपराध शास्त्र अपराधी के व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये तो हमें पता है भाई, अपराधी और अपराध का तो अध्ययन करता है, इसके साथ साथ अपराधी के भी व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और ये वैज्ञानिक अध्ययन जो हुआ है इस प्रकार से, वो मनुष्य को असामाजिक एवं समाज विरोधी बनाने के जो कारण हैं उनकी व्याख्या भी करता है। तो मनुष्य को असामाजिक और समाज विरोधी बनाने के जो कारणों की व्याख्या, भाई कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से व्यक्ति समाज विरोधी हो जाता है और असामाजिक बन जाता है, तो इन कारणों की व्याख्या और अपराधी के व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन, ये दोनों काम कौन करता है? अपराध शास्त्री करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग जो है, जो कि पढ़ा लिखा है, समझदार है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग LLB फाइनल ईयर में हैं, तो प्रबुद्ध नागरिकों के श्रेणी में आप आते हैं। वकील एक प्रबुद्ध नागरिक होता है, टीचर एक प्रबुद्ध नागरिक होता है। इस तरह से जो बुद्धिशील जो प्राणी हैं, बुद्धिशील जो मानव है, वो प्रबुद्ध मानव कहलाता है। तो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, उसको इनके व्यक्तित्व को समझने का अवसर और व्यक्तित्व संगठित होते हैं। जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको इनके व्यक्तित्व को समझने का अवसर मिलता है और इससे व्यक्तित्व संगठित होते हैं। व्यक्तित्व का संगठन व्यक्तिगत संगठन में सहायता भी करता है। अगर व्यक्तित्व का संगठन हो गया, व्यक्ति के जो जितने भी गुण हैं उनका संगठन, हम यहाँ पे सद्गुणों की बात करते हैं, दुर्गुणों की बात नहीं करते, तो उनका जो संगठन है वो व्यक्तिगत संगठन हो गया और व्यक्तिगत संगठन में सहायता करता है। व्यक्तित्व का संगठन व्यक्तिगत संगठन में सहायता, यानी जो पर्सनैलिटी का जो संगठन है, वो पर्सनैलिटी का संगठन व्यक्तिगत संगठन में सहायता करता है और संगठित समाज रचना में महत्वपूर्ण होता है कि संगठित समाज में संगठन हो, सभी लोग एक जैसे विचारों के हो। ये संभव नहीं है वैसे कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अपने परिवार में सारे
व्यक्तियों का दिमाग एक नहीं हो सकता, संगठन में नहीं हो सकते। कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि परिवार से अलग भागने की कोशिश करता है, परिवार से विमुख होने की कोशिश करता है, तो वहीं संगठन नहीं होता है। तो हम पूरे समाज में किस तरह से संगठन की बात कर सकते हैं। लेकिन जो अपराध शास्त्र है उसके अंतर्गत ये संगठित समाज रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिखाता है। व्यक्तित्व का संगठन, जो व्यक्तित्व का संगठन होता है, जिससे व्यक्तिगत संगठन होता है और फिर उसके बाद में संगठित समाज रचना भी होती है, संगठित समाज की रचना भी होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। 7वां, व्यवसाय चयन में सहायक, व्यवसाय को चुनने में सहायता अपराध शास्त्र कैसे करता है। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे ऊंचे पद होते हैं, ऊंचे पदों में जो कि क्राइम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें जैसे फॉरेंसिक लैब है, उसमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो अपराध शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया है। फिंगरप्रिंट का काम है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, राइटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, और थंब प्रेस के जो एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसे टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट के माध्यम से व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसका पता चल जाता है। मानव के मस्तिष्क में जो विचारों का जो उद्वेलन चलता है, उसका पता हमें इस प्रकार के जो जांच होती हैं, टेस्ट होते हैं, लाइव डिटेक्ट टेस्ट होता है या और कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के माध्यम से ही हो पाता है। तो ऐसे पदों पर ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिन्होंने अपराध शास्त्र का अध्ययन किया है। तो इस तरह से अपराध शास्त्र व्यवसाय चयन में भी सहायक होता है। अपराध नियंत्रण के लिए स्थापित मशीनरी, जो अपराध नियंत्रण के लिए जो मशीनरी स्थापित की जाती है, उसमें उच्च पदों पर ऐसे लोगों का चयन किया जाता है जिन्हें अपराध शास्त्र का ज्ञान हो। ऊंचे पदों पर ऐसे लोग चुने जाते हैं जो अपराध शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, अतः व्यवसाय चयन में सहायक है। इसके साथ साथ व्यवसाय के नवीन अवसर प्रदान करता है। व्यवसाय चयन में तो है ही सहायक, नवीन अवसर भी प्रदान करता है ये। 8वां है सामाजिक संबंधों का विकास। समाज में आपस में जो संबंध है उनके विकास में भी बढ़ावा देता है। अपराध शास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं में सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। समाज के जो विभिन्न पहलू हैं उनमें भी सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है, जिससे मानव को सामाजिक संबंधों का भी ज्ञान होता है। ऐसा करने से क्या होता है, मानव को सामाजिक संबंधों का ज्ञान होता है कि समाज में क्या संबंध होते हैं। मानव उपयोगी नागरिक और समाज के संबंध में व्यक्तियों के साथ श्रेष्ठ और सुदृढ़ माना जाता है। इससे क्या होता है, जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है विभिन्न पहलुओं में अपराध शास्त्र के द्वारा, तो मानव को सामाजिक संबंधों का ज्ञान होता है कि सामाजिक संबंध ये होते हैं। और इससे क्या होता है कि मानव उपयोगी नागरिक और समाज के संबंध के बारे में जानता है। नागरिक बनता है, वो उपयोगी नागरिक बनता है, और समाज के जो संबंध है व्यक्तियों के साथ श्रेष्ठ और सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। व्यक्तियों के साथ में श्रेष्ठ संबंध और सुदृढ़ संबंध बनाने में सहायता करता है। 9वां पॉइंट है समाज में अपराधों के अस्तित्व का ज्ञान। कि समाज में अपराधों के अस्तित्व का ज्ञान, कि समाज में अपराध भी होते हैं। समाज में अपराधों के अस्तित्व का ज्ञान और अपराध समाज के लिए कितने हानिकारक है, दो चीजें यहाँ पे। एक तो समाज में अपराध होते हैं और समाज के लिए अपराध कितने हानिकारक होते हैं, ये दो चीजें हैं। अपराध, समाज में अपराधों का अस्तित्व होता है, इस बात का ज्ञान मिलता है अपराध शास्त्र से। दूसरा, समाज के लिए अपराध कितने हानिकारक हैं उसका पता चलता है। इससे समाज का ध्यान नियंत्रण की ओर जाता है कि
हमें जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम वो काम करते हैं। अब इस समय महामारी चल रही है, कोविड-19 चल रहा है, दूसरी लहर चल रही है। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, उपचार के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें हॉस्पिटल चाहिए, बेड चाहिए और वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और दवाइयाँ चाहिए, स्टाफ चाहिए, मेडिकल स्टाफ चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाहिए। अब अचानक से कोई चीज़ आई है तो हम उस चीज़ का कोई मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हमें पहले से पता है कि ये होने वाला है, तो उस हिसाब से हम उसकी तैयारी करते हैं। हमें पता चलता है इसका निदान हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से समाज के अंदर अपराधों का अस्तित्व का ज्ञान, कि समाज में अपराधों का अस्तित्व है, हमें पता चलता है इससे, अपराध शास्त्र में। और अपराध समाज के लिए कितने हानिकारक हैं ये भी पता है। हमें इस बीमारी का पता है, कोविड-19 कि कितनी हानिकारक है, इससे मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, समाज का जो ध्यान है वो ध्यान इसके कंट्रोल की तरफ जाता है, नियंत्रण की तरफ ध्यान जाता है, नियंत्रण की ओर ध्यान जाता है। तो इस तरह से समाज में अपराधों के अस्तित्व का ज्ञान भी होता है अपराध शास्त्र के माध्यम से। अब बात करते हैं 10वां पॉइंट, नवीन अपराधों का ज्ञान। वर्तमान में वैज्ञानिक युग है, टेक्निकल युग है, तो इसमें बहुत सारे अपराध होते हैं। जैसे साइबर ठगी होती है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, एक सीक्रेट कोड आपके मोबाइल में आता है और आपने उसको शेयर कर दिया है किसी व्यक्ति के साथ, तो आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं, वो निकाल लेता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई लिंक भेजा जाता है, उस लिंक पे आपने क्लिक कर दिया उसके हिसाब से, तो आपका अकाउंट उसमें भी खाली हो सकता है। इस तरह से ये साइबर ठगी जो है वो चलती है। आपके एटीएम का डुप्लीकेट बना लेते हैं, क्लोन बना लेते हैं, उससे आप पैसे निकाल लेते हैं और बहुत सारी ठगी चलती है। इस तरह से और बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जिन अपराधों का पता हमें अपराध शास्त्र के माध्यम से ही चलता है। तो ये जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक नए अपराध का पता चला है इस समय, वह है व्हाइट कॉलर क्राइम, श्वेतपोश अपराध। और श्वेतपोश अपराध वो अपराध होता है जो कि किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। कोई उच्च पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके द्वारा अपराध किया जाता है, ये भ्रष्टाचार है। तो इसका हमें ज्ञान, नवीन अपराध का ज्ञान हमें अपराध शास्त्र के माध्यम से ही चला है। सामाजिक प्रगति के साथ अस्तित्व में आए नवीन अपराधों जैसे श्वेतपोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम का ज्ञान हमें हुआ है। समाज व राज्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है जो उच्च वर्ग द्वारा किए जाते हैं, जो उच्च वर्ग पे बैठे हुए हैं उन व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार के अपराध किए जाते हैं। 11 है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जागरूकता, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जागरूकता। शोषण क्या है? शोषण की परिभाषा मैंने किसी भी विधि में, लॉ में नहीं देखी है। शोषण को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं हम कि शोषण का मतलब है कमजोर वर्ग पर होने वाला जघन्य अपराध। जो कमजोर वर्ग है, अब कमजोर वर्ग आप किसी जाति विशेष से न लें। कमजोर वर्ग का मतलब है कि जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी कमजोर है वो इसमें आता है, कमजोर वर्ग। अब शारीरिक रूप से कमजोर की बात करें तो बालक, बच्चा, बच्ची, ठीक है। महिलाओं को भी कमजोर ही समझा जाता है, होती नहीं है, समझा जाता है, माना जाता है, ठीक है। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, महिलाएं कमजोर नहीं होती हैं लेकिन उनको माना जाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो शरीर से कमज़ोर व्यक्ति है, जो उपेक्षित वर्ग से है, तो ये कमज़ोर वर्ग है। कमज़ोर वर्ग चाहे वो पागल है, चाहे मंदबुद्धि है, ये भी कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से कमज़ोर वर्ग पर होने वाला जघन्य अपराध है। तो जघन्य अपराध को आपका जो आशय है वो बड़े अपराधों से, यानी जिनकी सज़ा 7 वर्ष या उससे ऊपर की जो सज़ा होती है वो इसमें शामिल है। इसमें आप कह सकते हो मर्डर है, रेप है, डकैती है, इसके अलावा और इस तरह से जो राजद्रोह का अपराध है, इस तरह के अपराध इसमें आ जाते हैं। अपराध शास्त्र शोषण का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। किसी भी विधि में शोषण की परिभाषा नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी अपराध शास्त्र शोषण का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। तो हमें शोषण के विरुद्ध जागरूकता देता है, हमें सचेतता कर देता है। 12वां पॉइंट है सामाजिक बीमारियों की चिकित्सा। सदरलैंड ने एक बात कही है, आपको जो डेफिनेशन सेक्शन में वापस ले जाता हूँ, कि अपराध एक समाज में फैली हुई बीमारी की जैसे है और बीमारी मान के उसका इलाज किया जाना चाहिए। जैसे किसी बीमारी का इलाज किसी चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, ठीक वैसा ही इलाज जो अपराध है। तो अपराध शास्त्र एक चिकित्सा विज्ञान की भांति है। तो अपराध शास्त्र उस अपराधी का चिकित्सा करेगा, उसका इलाज करेगा और इलाज करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे इलाज नहीं करेगा, इलाज करने का प्रयास करेगा। कि समाज में व्याप्त अपराध सामाजिक बीमारी है, यानी जो अपराध जो है समाज के अंदर फैला हुआ है और जिस तरह से समाज में बीमारी होती है, ठीक उसी तरह से इस अपराध को बताया गया सदरलैंड के द्वारा। समाज में व्याप्त अपराध सामाजिक बीमारी के समान है और अपराध शास्त्र चिकित्सा विज्ञान है उसके समान है और उसका निदान का प्रयास करता है, उसको बीमारी को दूर करने का प्रयास करता है। यहाँ पे 13वां पॉइंट है उपयोगी कानून निर्माण में सहायक। ऐसे कानून जो उपयोगी हैं उनका निर्माण। कानून निर्माण समाज पर परिवर्तन के कारण विघटनकारी प्रभाव को रोकने के लिए होता है। कानून का निर्माण क्या होता है कि समाज पर परिवर्तन के कारण जो विघटनकारी प्रभाव होता है, कोई परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण जो विघटनकारी प्रभाव होता है उसको रोकने के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। कानून का समय के अनुरूप होना नितांत आवश्यक है। काल और समय के अनुरूप होना चाहिए कानून। पुराना कानून जो चल रहा था वो कानून नहीं होना चाहिए। पहले कानून था, हमने देखा निर्भया का जब मामला आया था उससे पहले हमारे आईपीसी में क्या सेक्शन था, जो रेप से संबंधित जो सेक्शंस थे वो छोटे सेक्शन थे, लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया तो अमेंडमेंट के बाद में उसमें बहुत परिवर्तन कर दिया गया। तो यहाँ पर वही बात हम कर रहे हैं कि कानून का निर्माण समाज पर परिवर्तन के कारण विघटनकारी प्रभाव को रोकने के लिए, यानी इस प्रकार का निर्भया जैसी घटनाएं दोबारा से न घटे, ऐसे प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। तो कानून का निर्माण समाज पर परिवर्तन के कारण विघटनकारी प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। कानून का समय के अनुरूप होना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अपराध शास्त्र कानून के उद्भव, विकास और प्रभाव, अपराध शास्त्र कानून का जो उद्भव है, विकास है, प्रभाव है, इनका भी अध्ययन करता है। इनका भी अध्ययन किया जाता है, विकास, उद्भव और प्रभाव। अब मानव मूल्यों की रक्षा और स्थापना, जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मानवीय मूल्य हैं, उन मानवीय मूल्यों की रक्षा और स्थापना, बनाए रखना, उनकी रक्षा करना।
ये सभी समाजों का उद्देश्य होता है, यानी मानव मूल्यों की रक्षा करना और स्थापना करना सारे समाजों का ये उद्देश्य होता है। अपराध शास्त्र मूल्यों की व्याख्या करता है। अपराध शास्त्र का काम क्या होता है? सामाजिक ये जो मानवीय मूल्य हैं उन मानवीय मूल्यों की व्याख्या करना है। अगर हम एक बात करें कि अपराध शास्त्र नया विषय है, इसका जो उद्भव है लगभग 1 शताब्दी पूर्व हुआ है। 1 शताब्दी यानी 100 साल से लगभग का समय इसको हुआ है, अस्तित्व में आए। इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन वांछित है। इसमें जो परिवर्तन है क्रांतिकारी रूप से वो आवश्यक है, और ये हो सकता है अनुसंधान के द्वारा। जब अनुसंधान किया जाएगा, खोज की जाएगी, शोध किए जाएंगे, तो उससे नियंत्रण और सुधार के लिए अपराधियों में अपराधों का नियंत्रण और अपराधियों में सुधार ये तभी हो सकता है अनुसंधान के द्वारा ही। अपराध विधि का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी आपराधिक विधि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा राष्ट्र का विकास, राष्ट्र और तीव्रतर विकास करेगा। अगर हमने अपराध विधि का वैज्ञानिक अध्ययन किया है तो राष्ट्र का और अधिक विकास होगा और अपराधों की कमी आएगी। इससे अपराधों की कमी से क्या होगा? जो संसाधन हम अपराधों की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए और अपराधियों को सुधारने में जो यूज करते हैं, उन संसाधनों का उपयोग मानव को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा। मानव को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी उनसे, और विश्व बंधुत्व जैसे जो सिद्धांत है वो मानव मूल्यों की स्थापना में सहायता करता है। तो सीधे शब्दों में हम ये कहेंगे कि अपराध शास्त्र का महत्व बहुत बड़ा है, और ये महत्व तब ही कायम रह सकता है जबकि सभी देश अपने अपने जो दंड विधि है, अपराध सुधार जो नीतियां हैं, उनमें प्रभावकारी परिवर्तन लाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक विधि को तवज्जो दी जाए। वैज्ञानिक विधि को तवज्जो देंगे, यानी वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि तो जिससे कि काम सटीक और तुरंत होते हैं। अब किसी अपराधी का पता लगाना है, उसके फिंगरप्रिंट आपको मिल गए किसी चीज़ पर, तो हमें उसको पहचान करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसकी पहचान की जा सकती है फिंगरप्रिंट की वजह से। किसी व्यक्ति का लेख अगर हमें पहचान करना है तो राइटिंग वैसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट होते हैं, उन एक्सपर्ट से, जो इसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा जो प्रेशर होता है, कागज़ पे कितना प्रेशर डला हुआ है, उस प्रेशर को नाप कर मशीन के द्वारा पता लगा लेते हैं कि ये प्रेशर इतना है और इस कागज़ का भी इतना ही है। तो लगभग प्रेशर वाली एक ही राइटिंग होती है। तो ये इस तरह से हम वैज्ञानिक जो मशीनरी है उनका उपयोग करके अपराध शास्त्र को और आगे ले जा सकते हैं, उसको विकास की तरफ ले जा सकते हैं। और अपराध शास्त्र हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। हम अपराध शास्त्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये भी हमें दिखाना है। ये कैसे दिखा सकते हैं कि समाज में अपराधी होते हैं। हर अपराधी को ये समझना चाहिए कि मैं समाज विरोधी गतिविधियां कर रहा हूँ तो इससे मेरे जो समाज का नुकसान हो रहा है, मेरे राज्य का नुकसान हो रहा है, मेरे देश का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से वो अगर मन में ये चीज़ बैठा लेगा, या फिर हमारी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, उस व्यक्ति को हम भी अपने हिसाब से उसको हम समझा सकते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, उसकी परिस्थितियों को समझकर अगर उसको मदद की आवश्यकता है तो मदद कर सकते हैं, उसको किसी काम की ज़रूरत है तो काम दिला सकते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करें तो समाज में हम अपराध को कम कर सकते हैं। अगर एक एक व्यक्ति अपने जीवन में एक अपराधी को सुधार दे, एक अपराधी को मोटिवेट कर दे, एक व्यक्ति
केवल एक व्यक्ति को मोटिवेट कर देगा कि अपराधी अपने अपराध जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ दे, चाहे वो किसी नशे का आदी है या फिर ऐसी कोई असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उस व्यक्ति को हम समझाकर उसको मोटिवेट करके हम कोशिश करें कि उसके आपराधिक प्रवृत्ति को उसके दिमाग से निकाल दें। तो इससे बड़ा अपराध शास्त्र के लिए आपका जो योगदान है कोई वो दूसरा हो ही नहीं सकता। इससे अपराधों में जो कमी आएगी आप देखिएगा कितनी कमी आएगी कि वो काबिल तारीफ होगी। पूरा जो समाज है वो अपराध विहीन हो जाएगा। ये केवल कल्पना नहीं है, ये कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे एक व्यक्ति को मेरे पूरे जीवन में, ज़्यादा बात नहीं कर रहा मैं, पूरे जीवन में जब तक वो जीता है, एक व्यक्ति को अपराध प्रवृत्ति से निवृत्त करना है, उसको दूर करना है, तो वो कर सकता है। और ये जब कर देगा तो देश कितना खुशहाल हो जाएगा। देश की जो मशीनरी है, जो संसाधन हैं, मानव के जो समाज के जो सुधार हैं, समाज की जो और सुख सुविधाएं हैं, उन पे वो जो पैसा है, जो संसाधन है, वो खर्च होगा, फिर अपराधों पे खर्च नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं और आगे अपने वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।